अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ रहे थे। स्ट्रेप्टोकोकस में अभी हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस पढ़ेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस पढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लासिफिकेशन दिखाना चाह रही थी कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो भी आपको अभी ये चीज़ समझ आ जाए। बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और हमारा कैटलेस नेगेटिव है। उसको हिमोलिसिस के बेसिस में 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा में पार्शियल हिमोलिसिस है, बीटा में कंप्लीट है, गामा में हिमोलिसिस है ही नहीं। फिर ये जो हमारी कंप्लीट हिमोलिसिस है ना, जो हमारा बीटा ग्रुप है, उसमें हमने बेसिट्रेसिन की वजह से 2 ग्रुप्स में बना लिया है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक ग्रुप ए है जो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव है, इसमें हमारे पास एस पायोजेनिस है, और एक ग्रुप बी है जिसमें हमारे पास एस एगिलिक्टा है और ये बेसिट्रेसिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एस पायोजेनिस पढ़ेंगे। एस पायोजेनिस क्या है? ग्राम पॉजिटिव, कैटलेस नेगेटिव। ये हमारा बीटा हिमोलिटिक है, यानी इसमें हमारी कंप्लीट हिमोलिसिस हो रही है। और जब हमने बेसिट्रेसिन डाला तो ये बेसिट्रेसिन सेंसिटिव था, जिसकी वजह से हमने इसको लेंसिफाइड ग्रुप ए में डाल दिया। ये हमारे चेन लाइक अरेंजमेंट है। कोकाई का तो यही होता है ना, वैसे आपकी चेन बनी हुई है। और ये नॉर्मली कहाँ होता है? हमारे नेजोफेरिंग्स में आता है। ये भी बहुत दफ़ा एमसीक्यू में आता है कि नॉर्मल फ्लोरा किसका है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस, तो ये हमारा नेजोफेरिंग्स का है। विरुलेंस फैक्टर्स देखें, वायरस या बैक्टीरिया जो भी आपका पैथोजन है, उसके विरुलेंस फैक्टर्स जितने पावरफुल होंगे, बैक्टीरिया उतना ही ज़्यादा गंदा होगा, यानी वो उतना ही ज़्यादा तबाही मचा रहा होगा। ठीक है, अब इसके डिफरेंट विरुलेंस फैक्टर्स हैं, सारे एमसीक्यूज में आते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस का क्या सीन है कि उसके पास एक एम प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक एम प्रोटीन होता है। एम प्रोटीन क्या करता है? ऑप्सोनाइजेशन नहीं होने देता। आपने पढ़ा होगा ना जर्नल पैथोलॉजी में कि हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया को बॉडी के सेल्स खाते हैं। इम्यूनिटी वाले में आपने पढ़ा होगा कि इम्यून सेल्स उस बैक्टीरिया को खा रहे होते हैं, तो वो बैक्टीरिया अपने आप को ऑप्सोनाइज्ड करता है IgG और C3b से। और जब वो ऑप्सोनाइज्ड हो जाता है तो फिर बॉडी के सेल्स उस बैक्टीरिया को और इजीली इंगल्फ कर लेते हैं। तो ये जो C3b है ना, जो ऑप्सोनाइजेशन कर रहा है, वो ही इनहिबिट कर देगा एम प्रोटीन। अब वायरस है, उसके ऊपर बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ऑप्सोनाइजेशन नहीं हो रही, तो इम्यून सेल्स उस बैक्टीरिया को ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत चालाक है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस। इसने अपने ऊपर एक एम प्रोटीन लगा के C3b वाली ऑप्सोनाइजेशन को होने से ही रोक लिया, जिसकी वजह से ये सेल फेगोसाइटोस्ड होता ही नहीं है। तो ये बहुत चालाकी वाली चीज़ है। स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के पास एक कैप्सूल है, बट वो कैप्सूल हाइलुरोनिक एसिड की है। देखो, हमारी बॉडी में नॉर्मली जगह जगह हाइलुरोनिक एसिड मौजूद है, तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसा इम्यून सेल मौजूद ही नहीं है जो हाइलुरोनिक एसिड को एंटीजन के तौर पे परसीव करे और वो हाइलुरोनिक एसिड को ख़त्म करे। तो इसकी कैप्सूल तो हाइलुरोनिक एसिड की है, बॉडी को ये एंटीजन महसूस ही नहीं होता, इसके खिलाफ कोई इम्यून रिएक्शन शुरू ही नहीं होता। तो ये बहुत एक गंदी चीज़ है। प्रोटीन एफ है। प्रोटीन एफ क्या करती है? सेल के ऊपर बैक्टीरिया को अटैच होने में हेल्प करती है, और बैक्टीरिया जब सेल पे अटैच हो जाता है तो इस प्रोटीन एफ की वजह से इतनी तेज़ इसका कनेक्शन बनता है, इतना स्ट्रॉन्ग इसका कनेक्शन बनता है एपिथेलियल सेल के साथ कि उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एम प्रोटीन, हाइलुरोनिक एसिड, प्रोटीन एफ। एम प्रोटीन ने C3b वाली ऑप्सोनाइजेशन को रोक दिया है, प्रोटीन एफ ने बहुत टाइट किस्म के अटैचमेंट कराई हुई है, और एक हाइलुरोनिक एसिड की कैप्सूल है। इसके खिलाफ तो कोई एंटीबॉडी बनेगी ही नहीं, क्योंकि ये एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स भी पेपर में पूछे जाते हैं। एक आपके पास हाइलुरोनिडेज है। हाइलुरोनिडेज क्या होता है? देखिए, जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शंस भी करा रहा होता है, तो हमारी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड है, तो ये हाइलुरोनिक एसिड कनेक्टिव टिश्यू बनाती है। तो हमारे बैक्टीरिया को इस कनेक्टिव टिश्यू को चीरते हुए डीप इनटू द स्किन जाके इन्फेक्शन कॉज कराना होता है। तो इस वजह से इसके पास हाइलुरोनिडेज होता है, ताकि वो इस कनेक्टिव टिश्यू को चीर दे, ख़त्म कर दे, और वो अंदर डीपली जाके और गंदा इन्फेक्शन कॉज कराए। ठीक है,
डीएनएज होता है जो नॉर्मल सेल के डीएनए को तोड़ता है, सेल ख़त्म होगा। बहुत ये स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बहुत गंदे इन्फेक्शंस कराता है, नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस, बहुत गंदी चीज़ें होती है बिकॉज ये डीएनए को भी हाइड्रोलाइज कर रहा है। साथ ही साथ स्ट्रेप्टोकाइनेज है कि बीच में जो भी इसको हर्डल्स मिलती ना ब्लड में, क्लॉट्स के फॉर्म में, किसी भी चीज़ के फॉर्म में, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देता है और एक स्मूथ रास्ता मिल जाता है बैक्टीरिया को, और वो नहीं स्मूथली इन्फेक्शन कॉज करा रहा होता है। तो ये इसके एंजाइम्स भी हो गए, स्ट्रेप्टोकाइनेज, हियालुरोनिडेज और डीएनएज। कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है। एक तो हमारे पास स्ट्रेप्टोलाइसिन्स होते हैं, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, दोनों ही सेल और टिश्यू की इंजरी करा रहे होते हैं। अब एक ओ है, एक एस है। अब जो एस वाला होता है ना वो स्टेबल होता है, ये आपको याद रखना, बार आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वाला हीमोलिसिन स्टेबल है, तो एस वाला इज़ मोर स्टेबल, ठीक है। इसके साथ साथ एक हमारे पास एक और टॉक्सिन है, इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन। इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन एक डिजीज़ कराता है कॉल्ड स्कारलेट फीवर। ये बहुत एमसीक्यू में आता है, वाइवा में ऐसे सर पूछ रहे होते हैं स्कारलेट फीवर को कौन सा टॉक्सिन कॉज कराता है, तो आप भूल जाते हो यार क्या था, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें होती हैं ना। तो आपको याद रखना है कि इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन आपको स्कारलेट फीवर कराता है। साथ साथ सुपर एंटीजेंस आते हैं। सुपर एंटीजेंस हमारे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को स्टिमुलेट करके एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कराते हैं और टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर भी रिलीज़ करते हैं। ये पूरी स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने नहीं छोड़नी। एम प्रोटीन, एफ प्रोटीन, हियालुरोनिडेज कैप्सूल, एंजाइम्स, स्ट्रेप्टोकाइनेज, हियालुरोनिडेज, डीएनए सब याद होने चाहिए, टॉक्सिन्स भी याद होने चाहिए। कौन सा स्टेबल है, स्ट्रेप्टोलाइसिन एस स्टेबल है, एस से स्टेबल, ठीक है, ये याद रखना है। इरेथ्रोजेनिक टॉक्सिन स्कारलेट फीवर करा रहा है, सुपर एंटीजन टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज कर रहा है। पैथोजेनेसिस क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस नॉर्मली तो मौजूद है ना हमारे नेजोफेरिंग्स में, ठीक है। तो जब इंसान की बहुत इम्यूनिटी कम होती है ना तो वो वहीं पे इन्फेक्शन कॉज करा देता है। एक ये चीज़ भी हो रही होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे बराबर में एक बंदा है, उसको स्किन इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस का, मैंने उसके पस वाले रीजन पे हाथ लगा दिया तो ये डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट से मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो गया, या ड्रॉपलेट से भी स्ट्रेप्टोकोकस आ सकता है, आपको फैल सकता है, गंदे खाने पीने से भी ये आ सकता है। बट मेन पोर्टल ऑफ एंट्री स्किन है और फेरिंग्स है, इनके फेरिंग्स में रहता है। तो कोई खांसा है, बहुत गंदे तरीके से खांसा है कि उसका फेरिंग्स होते हुए सलाइवा बाहर आया है, तो ऐसा ड्रॉपलेट भी आपका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। बट मेन पोर्टल ऑफ एंट्री इज स्किन एंड फेरिंग्स। बच्चों में ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि एक तो बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और बच्चों में रैपिडली स्किन और थ्रोट के इन्फेक्शंस हो रहे होते हैं। बहुत बच्चे होते हैं जिनको गला खांसी, मतलब गले का बुखार, खांसी बहुत हो रही होती है, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बच्चों में बहुत कॉमन है। सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, बहुत ख़तरनाक डिजीज़ेस भी हो सकती हैं अगर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस ट्रीट नहीं हुआ। अब कौन कौन सी डिजीज़ेस हो रही है, कितनी तबाही हो रही है, अब हम देखते हैं। पहली डिजीज़ है फेरेंजाइटिस। ये ऑस्पी की फिगर है, ये आपकी एज इट इज़ ऑस्पी में आएगी फिगर। इसमें क्या होता है, फेरेंजाइटिस में नॉर्मली हमारा नेज़ोफेरिंग्स में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस है ना। अब नॉर्मली इधर है मौजूद, अगर आप कोई बंदा बहुत अरसे से बीमार रह रहा है, इम्यूनिटी बहुत कम है, तो वो वहीं जहाँ नॉर्मल फ्लोरा होता है ना बैक्टीरिया का, वहीं वो इन्फेक्शन कॉज करा देता है अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत कम हो रही है। तो ऐसा फेरेंजाइटिस हो गया। आपके टॉन्सिल्स बहुत इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, आपको बुखार हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बुखार होगा। आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, हिस्ट्री है, बहुत एक्यूट इन्फेक्शन होगा, लाइक अगर उसको 3-4 दिन का ही बुखार है, तो ये आपकी हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर पेशेंट बोल रहे हैं मुझे बुखार के साथ तकलीफ है, मतलब उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। खैर अभी फीवर होगा, टॉन्सिलर इन्फ्लेमेशन हो रही होगी, लिम्फेडिनोपैथी हो रही होगी, यानी आप लिम्फ नोड्स को पल्पेट करोगे तो वो आपको सूजे हुए दिख रहे होंगे। इसको फ़ौरन ट्रीट करना है। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया ना तो फिर आपको या तो र्यूमेटिक फीवर हो जाएगा या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। अब र्यूमेटिक फीवर में क्या होगा, र्यूमेटिक फीवर अगर फेरेंजाइटिस ट्रीट नहीं हुआ है सही से और 2 से 4 हफ्ते गुजर गए हैं और अगर आपको इन 5 में से सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए, लाइक माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस, यानी एक जोड़े में तकलीफ हो रही है, 2-3 दिन बाद दूसरे जोड़े में तकलीफ हो रही है, फिर 2-3 दिन बाद तीसरे जॉइंट में तकलीफ हो रही है, तो उसको हम माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस कहते हैं।
पेनकार्डाइटिस होगा इसमें, यानी आपके जो हार्ट है उसकी 3 लेयर्स हैं, तीनों ही इन्फ्लेम्ड होंगी। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, जिस्म पे निशानात आने लग जाएंगे। एरिथमा मार्जिनेटा, ये भी हमारे स्किन पे ही कुछ रेड कलर के निशान होते हैं, बट इनकी मार्जिन्स बहुत ज़्यादा रेड होती हैं। आपको कोरिया हो रहा होगा। तो अगर किसी को फेरेंजाइटिस है, उसके 2 से 4 हफ्ते बाद ये सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए, तो आप समझ जाओ उसको र्यूमेटिक फीवर हो गया है। ये बहुत ख़तरनाक कंडीशन है, इसमें तो दिल इन्वॉल्व हो जाता है, इसमें तो बंदे मरते हैं। तो आप देखें स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कितना ख़तरनाक इन्फेक्शन है। एक सिंपल फेरेंजाइटिस अगर सही वक्त पे पेनिसिलिन से ट्रीट नहीं हुआ तो र्यूमेटिक फीवर हो रहा है, और अगर र्यूमेटिक फीवर नहीं हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है ना, तो इसमें हमारी किडनी इन्फ्लेम्ड होती है, तो आपको हीमोटूरिया बहुत होता है। इन्फ्लेम्ड है तो एडीमा होगा, बार बार आपकी यूरिन कम हो जाएगी, आपको ओलिगोयूरिया हो जाएगा, और आपको बहुत हाइपरटेंशन होगा। और आपको 2 टेस्ट के पॉइंट्स याद करने, एक आपका इसमें एएसओ टाइटर्स भरा हुआ होगा, और दूसरा फ्लोरेसेंस में आपको लंपी बम्पी अपीयरेंस मिलेगी। ये एएसओ टाइटर्स वाला तो इतना एमसीक्यू पूछा जाता है, मैं क्या बताऊँ। एक आपको सिनेरियो देते हैं कि एक पेशेंट है, उसको कोई थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था जो सही से ट्रीट नहीं हुआ, कुछ टाइम बाद उसको हीमोटोयूरिया हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली कौन सा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होगा इसमें, तो स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिस होगा। मोस्ट प्रोबेबली कौन से टाइटर्स इंक्रीज होंगे, तो एसओ टाइटर्स इंक्रीज होंगे। तो ये आपको पॉइंट लाजमी याद रखना है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है इम्पेटिगो। इम्पेटिगो ये तो डर्मा वालों के पास इतना ये केस आता है ना इम्पेटिगो वाला, इसमें आपके हनी क्रस्ट वाले लाइक ज़ख़म हो जाते हैं, और बड़ा ड्राई सा ज़ख़म होता है। अगर आप उसको उखेड़ दोगे तो नीचे से आपको रेड कलर की बेस मिलेगी, तो उसको हम इम्पेटिगो कहते हैं। अक्सर इम्पेटिगो भी अगर हम सही ट्रीट नहीं करते तो आपको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। अभी तक हमने कितनी डिजीज़ पढ़ी, 3 पढ़ी। एक हमने फेरेंजाइटिस पढ़ा, फेरेंजाइटिस सही से ट्रीट नहीं होता, र्यूमेटिक फीवर और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा था। और एक हमने तीसरी कौन सी पढ़ी, इम्पेटिगो। एरिस्पेलाइसिस, ये भी हमारे स्किन इन्फेक्शन, आपके स्किन पे निशानात होने लग जाते हैं, और कभी कभी आपको जो लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं वो भी कभी कभी इन्फ्लेम्ड आपको मिलती हैं। ये भी ऑस्पी में आती है फिगर। स्कारलेट स्किन फीवर, इस पे तो इतने एमसीक्यू आएंगे। स्कारलेट स्किन फीवर का पूछते हैं कि कौन सा टॉक्सिन कराता है, तो एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन कराता है। पिक्चर कैसी होती है, मरीज़ कैसा दिख रहा होता है, फेरेंजाइटिस फीवर होगा, साथ साथ फ्लशिंग हो रही है। खैर मेन सिम्टम है स्ट्रॉबेरी रेड टंग, ऐसी स्ट्रॉबेरी ऐसी होती है ना बाहर से, बिल्कुल वैसी आपको टंग मिलेगी इसमें। तो स्ट्रॉबेरीज जैसे रेड टंग आपको मिलेगी, स्किन पे ऐसे सैंड पेपर लाइक रैशेस मिलेंगे टिपिक। और ये आपके सैंड पेपर रैशेस ट्रंक पे ही ज़्यादा होते हैं, सोल्स और पाम्स पे नहीं होते। बार बार एमसीक्यू आता है कि स्कारलेट स्किन फीवर कौन सा टॉक्सिन करा रहा है, एरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन करा रहा है। स्कारलेट स्किन फीवर को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट चाहिए, डिक टेस्ट चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें नहीं भूलनी है, याद रखनी है। मैं बहुत इम्फोसाइज कर रही हूँ इन पॉइंट्स पे, याद कर लें, ना छोड़ें। जब आप पास पेपर्स करेंगे ना आपको ये पॉइंट्स दिखेंगे। आखिरी हमारे पास यहाँ पे जो पॉइंट है वो है नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस। हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बाकायदा फ्लैश ईटिंग सिंड्रोम करा रहा होता है, क्योंकि इसका एक टॉक्सिन होता है एक्सोटॉक्सिन बी, जो प्रोटीएज रिलीज़ कराता है। हमारी स्किन पे जो कोलेजन की लेयर है वो प्रोटीन की है ना, उसको पूरा तोड़ देता है, और पेशेंट ऐसी ही हालत के साथ आता है। कभी कभी अगर आप एक गलत इंजेक्शन लगा दें ना, लाइक गलत जगह पे लगा दे, कंटेमिनेटेड सिरिंज से लगा दे, तो विद इन फ्यू आवर्स पेशेंट का हाथ ऐसा हो जाता है। तो आपको इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। और ये बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना। खैर, तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस के बारे में बहुत सारी बातें हो गई और यही इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस हमारा ग्राम पॉजिटिव कोका है, कैटलेस नेगेटिव है, बीटा हीमोलिटिक ग्रुप में था, बेसिट्रेसिन सेंसिटिव था, इसी वजह से हमने उसे ग्रुप ए में रखा है।
नेज़ोफेरिंक्स इसका नॉर्मल फ्लोरा है, ये फेरेंजाइटिस कॉज करा रहा है, फेरेंजाइटिस वक्त पे ट्रीट नहीं की तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा या फिर आपको र्यूमेटिक फीवर होगा। दोनों ही बहुत ख़तरनाक डिजीज़ हैं। इसके अलावा इम्पेटिगो, नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस और स्कारलेट स्किन फीवर हो रहा था। विरुलेंस फैक्टर्स में आपको हाइलुरोनिक एसिड कैप्सूल, प्रोटीन एफ, प्रोटीन एम याद रखना है, एंजाइम्स याद रखने हैं, टॉक्सिन्स याद रखने हैं। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। अगर कुछ भी 1% भी कुछ समझ नहीं आया है या किसी भी किस्म का कोई फीडबैक देने के ऐसे नहीं वैसे पर आए तो यू गाइज आर वेलकम। कुछ पेपर में गलत ना करना, गलत करने से पहले पूछ लेना कि क्या मसला आपको हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में हम स्ट्रेप्टोकोकस एगिलेक्टाई करते हैं।